हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हो आप सब लोग? हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी सही चल रही होगी। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हेलो अनुष्का, हेलो अभिषेक, पवनीत, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे हैं और सभी बच्चों ने कल का जो डूल नेचर है वो रिवाइज जरूर कर लिया होगा। यस बच्चा पाड़े, देसी बॉयज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। यस बच्चा पाड़े, चले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हमारा यहां पर डेली बेसिस पर क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि अगर आपको पता है तो कल हमने डूल नेचर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एटम्स वाला चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूंगा और उसके बाद फिर हम उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, और अगर कोई जेई के लिए भी पढ़ना चाह रहा है तो आप यहां से पूरा तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और थोड़ा सा आप लोगों को यह समझ में आएगा कि 1.5 घंटे के अंदर हम एक चैप्टर को अगर हमें कंपाइल करना है तो किस तरीके से कर पा रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारी इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दिया होगा, है ना। एक बार बस ये इंट्रोडक्शन देना था, इसके बाद फिर हम सीधा पढ़ाई करने लग जाएंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करा है या सेशन को लाइक नहीं करा है तो एक बार फटाफट कर दो, ताकि और भी दोस्त हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाए, और भी लोग हमारे साथ इस क्लास में आ जाए। और जो जो इस क्लास में है मेरे साथ वो मुझे बता देंगे कि यस सर, वी ऑल आर हियर इन द क्लास। यस बच्चा पाड़ी, ताकि शुरुआत कर सके एक बहुत अच्छे तरीके से। सर कैन फिजिक्स भी कंप्लीट इन 55 मिनट्स इन जेई पेपर? यार देखो, अगर पहले से पढ़ा होगा तो फिर तो आप जेई का पेपर हर कोई लिखता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई लिखता नहीं है, ठीक है ना। हेलो महक, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये लगा लोगे कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मतलब 55 मिनट में पूरी फिजिक्स को मैं पढ़ के और उसको बहुत अच्छे से कर लूं, तो यार ये कैसे ही पॉसिबल है ना। चलो कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग आज क्या कर रहे होंगे, आज हम लोग नीट के मतलब ये जो एटम्स है ना, इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम इसके पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहले फटाफट शुरुआत करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। जैसे आप सब लोग को पता है कि यार एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो थॉमसन्स का मॉडल आया था, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो थॉमसन ने नॉर्मली क्या बोला कि यार एटम जो है ना उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक कॉन्टिन्यूअस जो एरिया है, मतलब एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके अंदर जैसे तरबूज होता है, उसके अंदर जो बीज है वो आपका नेगेटिव चार्ज मानी इलेक्ट्रॉन्स है, और जो वो रेड रेड पोर्शन है कॉन्टिन्यूअस, उसको उसने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, ठीक है ना। जब हमने इस बात को देखा तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि भैया एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। उसने कहा कि सर एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने कहा चलो ठीक है भैया। तो यहां से उसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। टू दी वेरी पॉइंट पढ़ेंगे, जितना हमारे पेपर में हमसे पूछेगा हम उतना ही पढ़ रहे होंगे। अगर आप आगे जाके देखोगे तो इसके कई फेलियर्स आए, जैसे कि ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अपना बम्बार्ड कराया, और वहां से जब इन्होंने देखा तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो स्कैटर्ड हो गए, ठीक है ना। अपने स्टूडेंट्स को इन्होंने भेजा था और फिर जब वो स्कैटरिंग हुई पार्टिकल्स की तो यहां पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्वेशन थी इनकी, यहां पर इनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि सर मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल्स जो है ना वो बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है ना। और करीब करीब आप ये समझ लो कि 8,000 में से कोई एक पार्टी मतलब 1 लाख में से 10 लाख में से, इवन मिलियन, वंस इन अ मिलियन, 10 लाख में से कोई एक पार्टिकल बिल्कुल सीधा वापस आ गया, जैसे गया वैसे का वैसे ही बाउंस बैक होके वापस आ गया। और
जैसे 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो कि 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पर डेविएट हो रहा था। यहां से इन्होंने एक चीज का आइडिया लगाया कि सर एटम के अंदर बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्पेस एम्प्टी है, बीचों बीच एक ऐसी मैसिव बॉडी रखी गई है जहां पर उसका पूरे एटम का मास और चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस और नॉट बच्चा पार्टी? ये बहुत बेसिक है। एक बच्चे का सवाल है कि सर मेरा मतलब है कि जेई के पेपर में फिजिक्स सेक्शन 55 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब करना, वो देखो यार ये आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो और आप मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो ना मैथ्स को कम टाइम देते हैं और उसका टाइम फिजिक्स को दे देते हैं, ठीक है ना। हेलो योगेश, महक बोल रही है सर इतने दिन बाद चैप्टर 1 डन विद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड आज एग्जांपल्स करूंगी सर जी एंड आपके कराए हुई पीवाईज। क्या बात है, वेरी गुड यार, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग एटलीस्ट यार मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कुछ कुछ कर रहे हो। चलो अब हम यहाँ पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर जब आपने देखा तो रदरफोर्ड में इन्होंने बोला कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी और बीचों बीच एक मैसिव बॉडी रखी गई है, ठीक है ना। यहां से हमारा कोई इतना काम नहीं है क्योंकि यहां से इतना तो क्या ही पूछ लेगा, लेकिन हाँ यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछता है आप लोगों से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है, यहां पर बेसिकली ऐसा हुआ कि सर ये मेरे पास आपका एटम है, ठीक है ना, इसके बीचों बीच ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका कोई एटॉमिक नंबर है और चार्ज कुछ प्लस ई है, ठीक है ना। हमने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग यहां से करा दी, यहां पर आके पार्टिकल रुका होगा और फिर इसने इसको वापस भेजा होगा। जिस डिस्टेंस पर ये रुका होगा, जिससे आगे ये नहीं जा पाया, उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला गया, ठीक है ना। और हमें ये देखा गया कि यार ये जो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल रुका तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका चार्ज कितना है देखिए, के क्यू1 क्या होता है, इसका चार्ज कितना है Ze और इसका चार्ज कितना है आपका, इसका चार्ज कितना है 2e, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आपका R0। अब जब हम इसको करते हैं तो यहां से R0 की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 ऊपर भेज दो 4kZe² बाय mv²। इसकी ऊपर भी एक PYQ आया है जो कि मैं अभी आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक PYQ आने वाला है जिसको मैं अभी आपसे कराने वाला, ठीक है ना। राइट बच्चा पार्टी, तो ये मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद अगर आप बात करोगे तो इंपैक्ट पैरामीटर की बात आती है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या बोल रहा है कि यार बिल्कुल बीचों बीच ना भेज के कुछ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भेजूंगा जहां पर वो डेविएट हो रहा है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उसको इसने इंपैक्ट पैरामीटर बोला। और उस इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली kZe² cot थीटा बाई 2 बाय हाफ mv²। ये इंपैक्ट पैरामीटर है। फॉर्मूला मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब अभी मैं आपको PYQs कराऊं तो आपको वहां से लॉजिक, वहां से अप्रोचेस पता चल पाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया किस तरीके से चीजें करते हैं, किस तरीके से ये हमें चीजों के लिए बोल रहा है। गॉट इट गाइस? अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो आप बता देना, लेकिन यार 30 डेज का टाइम है, हमें चैप्टर भी खत्म करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। राइट बच्चा पार्टी? चलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे मैं आपको बता दूं। देखो आप एनसीईआरटी से ना लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये जो रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस है आप ये एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, जिसमें आपको वो ये बता देता है। पहला, ये रदरफोर्ड ने बोला कि यार जो जैसे देखो अब क्योंकि थॉमसन ने बोला कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो रदरफोर्ड ने बोला बीचों बीच यार न्यूक्लियस है, ठीक है, लेकिन उसकी न्यूट्रलिटी बताने के लिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे ऑर्बिट्स में, ठीक है ना। अब यार मैक्सवेल की थियरी आई और उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया, और उसने कहा एक्सेलरेटेड बॉडी जो है ना वो एनर्जी रेडिएट करेगी कॉन्टिन्यूसली, एनर्जी निकलेगी उसमें से, और कुछ टाइम बाद तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए। राइट बच्चा पार्टी? बट रदरफोर्ड को इस बात के पास कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि यार ऐसा हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में रिवॉल्व हो तो रहा है और मैक्सवेल की थियरी भी सही है, पर वो न्यूक्लियस में जाके नहीं मिल पा रहा है। तो यहां से थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि भैया बात क्या हो रही है असल में। कोई बात नहीं, इस बात के लिए बाद में बोहर आए हमारे साथ, और बोहर जो है ना हमें ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। बट उससे पहले हमारे पास डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली भैया ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा तो सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा। हमने कहा अच्छा फिर किस ऑर्बिट में घूमेगा? उसने कहा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफ्रेंस है,
अगर आप ध्यान से देखोगे जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है वो आपका लैम्डा टाइम्स एन लैम्डा होगा, ठीक है ना, वो एन लैम्डा होगा, जहां पर लैम्डा को इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दे दिया। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। इसका फायदा उठाते हुए रदरफोर्ड ने बोला कि यार पिछले चैप्टर में हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv, तो इस हिसाब से तो 2 पाई आर आपका एन लैम्डा की जगह NH बाई mv हो गया, या mvr आपका NH बाई 2 पाई हो गया, ठीक है ना। और ये mvr तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसने कहा सर ऐसा है, बोहर का फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया इसने, बोला इलेक्ट्रॉन यार उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h बाई 2 पाई का मल्टीपल होगा। बोला इलेक्ट्रॉन सर उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h बाई 2 पाई का मल्टीपल होगा। एक तो इसने ये बात बता दी हमें कहा चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद इसने अपना एक और पोस्टुलेट दिया, बोला यार ऐसा है, देखो इलेक्ट्रॉन फॉर एन एग्जांपल फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है और ये थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड एनर्जी है, यहां पर भी कुछ एनर्जी है और यहां पर भी कुछ एनर्जी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आता है या इलेक्ट्रॉन को थर्ड से फोर्थ में भेजना पड़ता है तो यहां पर या तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा या ये एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए यहां पर आपका कुछ इसका एनर्जी है ज्यादा है, ठीक है ना, यहां पर कम है, तो यहां से कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा और फिर ये इधर आ जाएगा, या इसको कुछ एनर्जी दोगे तो ये इधर आ जाएगा, एच न्यू एनर्जी। तो इसने कहा जैसे कि अगर आप फोर्थ से थर्ड में आ रहा है ये या सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कुछ एच न्यू के बराबर होगा, ये इसने बोला। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि सर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, राइट बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, वो उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब आएगा तो या तो वो एनर्जी रेडिएट यानी रिलीज करेगा या उसको एनर्जी देनी पड़ेगी यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और उसका जो डिफरेंस आएगा वो एच न्यू के बराबर आएगा। यहां से हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, अगर बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं तो वहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है मेरे बच्चों कि यार आप देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो भैया उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। और सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर बाय r होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ये हो जाएगा, r से r काटोगे तो r मिलेगा kze स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? बिल्कुल सर। अच्छा एक और चीज बताओ, आपने कहा सर mvr बराबर nh बाई 2 पाई भी होता है, तो r बराबर nh बाई 2 पाई mv भी हो गया। मेरे हिसाब से ये भी चीज क्लियर है आप लोगों को, है ना बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ ऐसा इक्वेट कर देता हूं, ठीक है ना, इक्वेट कर देता हूं। तो kze स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बराबर nh बाई 2 पाई mv डालोगे तो यहां से मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे डालता हूं इसको, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने चीजें आपको पहले भी पढ़ा रखी है। ये आपका r की वैल्यू निकल के आ गई, फिर r की वैल्यू ये निकल के आ गई जो मैंने अभी पीछे कराया, फिर दोनों को इक्वेट मारा और यहां से मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया विच इज योर 2 पाई के ze स्क्वायर बाय nh, राइट बच्चा पार्टी। बेसिकली मुझे चार चीजें करनी है यहां पर। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी, उसमें एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये पांच चीजें मुझे यहां पर आपको चाहिए होती है। और उसके बिहाफ पे वो आपसे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब आप अभी इसको करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, क्रैश कोर्स है तो फटाफट बस सिर्फ रिविजन का काम है मेरा, ठीक है ना। तो आपने कहा सर v बराबर 2 पाई के ze स्क्वायर बाय nh होता है, गॉट इट गाइस? बिल्कुल ठीक बात है सर। अब आप एक चीज देखो, यहां पर जो v था उसकी जगह पे आपने इसका यहां पर आपका v का देखो, यहां पर जो आपका v था, आप ये जो v था वहां पर आपने r की वैल्यू डाली nh बाय ये रखो क्या क्या कहते हैं
हाँ, ये जो v है ना, यहां पर आपने इस p v की जगह वैल्यू डाल दी। v क्या है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। अगर आप कह रहे हैं v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, जब नीचे डालेंगे तो एन एच ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे डालेंगे तो एन एच ऊपर चला जाएगा, तो वहां से मेरे पास r का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। गॉट इट गाइस? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? उसने कहा चलो एक काम करते हैं, ZB1 ले लेते हैं, NB1 ले लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा है वो, वैसे भी हाइड्रोजन का Z1 होता है हाइड्रोजन के लिए, मतलब। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करी जाए तो आपका R0 की वैल्यू जब निकाली गई तो वो हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रम आई, वो हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रम आई। और यहां से एक फॉर्मूला अपने को मिलता है, दैट R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू R0, राइट बच्चा पार्टी? या फिर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके PYQs में, ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं शीट में, जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आपने ये देखा, फिर हमने वेलोसिटी की बात करी। जब वेलोसिटी की बात करी तो हमने इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्मूला ढूंढा, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला मिला हमें अल्फा सी बाई एन। क्वेश्चंस यहां पर भी पूछे गए हैं, तो एक्चुअली देखिए हाइड्रोजन के लिए तो आपने Z1 लिया था, अदरवाइज बाकी किसी चीज के लिए अगर आपको करना पड़ेगा तो अल्फा सी बाई एन तो ठीक है, आपको Z से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट बच्चा पार्टी? जहां पर अल्फा को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1/137 होती है, जिसकी वैल्यू 1/137 होती है। एंड आई होप यू गाइज आर ओके विद दिस। मेरे हिसाब से ये चीज आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। गॉट इट गाइस? मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से समझ में आ गया। अब मैंने कहा चलो भाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो यहां पर आपका पहले तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है kZe स्क्वायर बाय आर। क्या फॉर्मूला होता है? kZe स्क्वायर बाय आर। और फिर पोटेंशियल, सॉरी ये रहा kZe स्क्वायर बाय 2r। और फिर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी माइनस kZe स्क्वायर बाय आर आता है। टोटल एनर्जी के लिए आप दोनों को ऐड करेंगे और वो आएगा माइनस kZe स्क्वायर बाय 2r। मैं यहां पर दोबारा से लिखवा देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज लाइक kZe स्क्वायर बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस kZe स्क्वायर बाय r, और टोटल एनर्जी इज माइनस kZe स्क्वायर बाय 2r। और यहां से जो रिलेशन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से जो रिलेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस बराबर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी बराबर बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या माइनस इधर भेज दो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, या फिर माइनस उधर भेज दो, एक ही बात है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही है, शॉर्ट रिविजन हो रही है यहां से, ठीक है ना। इसके बाद अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से आता है, जहां पर आप कहते हैं इसको -13.6 बाय एन स्क्वायर। अगर आप Z को 1 लिख रहे हैं, मानी आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मानी आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? तो ये आपका, ठीक है, नोट्स आपके पास होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद हमने यहां से एक वेव नंबर वाली बात निकाली कि चलो यार सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में उसको फेंकते हैं, तो वहां से मेरे पास 1/लैम्डा का ये फॉर्मूला आता है। वहां से मेरे पास 1/लैम्डा का ये फॉर्मूला आता है, जो हमसे कहता है R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वो लास्ट लाइन पूछ लेगा, फर्स्ट लाइन पूछ लेगा, बहुत सारी, राइट बच्चा पार्टी? ठीक है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको मजे आएंगे अभी, ठीक है ना। फिर हमने बहुत सारी स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी, जिसके अंदर हमने लेमन सीरीज पढ़ा। लेमन में क्या होता है कि भाई वो किसी भी और ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, या फिर आपका यहां पर n1 1 हो जाएगा और n2 आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। फिर बामर में आपका n1 2 हो जाता है, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। इधर n1 3 हो जाएगा, इधर n1 4 हो जाएगा, इधर आपका n1 5 हो जाएगा। तो ये सीरीज था हमारा, राइट बच्चा पार्टी? और इस सीरीज के बाद अगर आप देखोगे तो फिर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, जिसके अंदर मैंने एक एनर्जी का फॉर्मूला दिया, बेसिकली आपको ये वाला En इज इक्वल्स टू -13.6 बाय एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट में इतनी एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में इतनी एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट में इतनी एनर्जी, और फिफ्थ ऑर्बिट में इतनी एनर्जी।
उसके बाद 6th ऑर्बिट में इतनी एनर्जी। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें हमने कर ली। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें यहां पर PYQs करने, ठीक है ना, अब हमें PYQs करने हैं। तो मैं एक मैसेज ग्रुप पे डाल दूंगा कि भैया हमने थियरी कर ली है, जिसको थियरी नहीं करनी थी। अब मैं यहां से PYQs की शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहां से PYQs की शुरुआत कर लेता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, ठीक है ना। PDF आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। एक सेकेंड, ये लीजिए, पहला सवाल हमारे सामने है। जब तक आप इस क्वेश्चन को करना शुरू करो, जब तक मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूं, ठीक है ना। यस बच्चा पाड़ी, तो यार देखो, बहुत बेसिक सी बात है। पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है? इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, it emits a photon of wavelength lambda. अच्छा, when it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be. बहुत बेसिक सा सवाल है ये, ठीक है ना। आप किस तरीके से करोगे आप समझो पहले। वो कह रहा है सर थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आप जा रहे हैं। मैंने अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया, 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे यहां पर, तो आपको समझ में आएगा बच्चे कि सर 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r, इधर आपका 1/, आप कहां से कहां जा रहे हैं? थर्ड से सेकेंड में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये मुझे मिलता है r, इसको पूरा सॉल्व करूंगा, 9 और 4 36 LCM आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 9 - 4 विच इज बेसिकली 5r/36। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से मेरा लैम्डा कितना आता है? 36/5r। यहां से मेरा लैम्डा कितना आता है? दैट इज 36/5r। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां से मेरा लैम्डा कितना आ रहा है? 36/5r। लैम्डा कितना आ रहा है? 36/5r। ये पहला इक्वेशन बनता है। अब वो कह रहा है सर थर्ड से, अब वो कह रहा है सर फोर्थ से थर्ड में भेजेंगे, कोई बात नहीं। अभी 1/λ' निकालेंगे और यहां पर r निकलेगा, फिर आप 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर कर लोगे। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। सो 1/λ' इज इक्वल्स टू आपका r, इधर क्या आ जाएगा भाई? 16 है और ये 9 है, तो 144 ले लो उसका एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है ना। तो आपने कहा 1/λ' इज योर आपका 7r/144, सही है। तो लैम्डा डैश क्या मिला? 144/7r। लैम्डा डैश क्या मिला मुझे? 144/7r, सही है। अब मुझे तो लैम्डा डैश और लैम्डा का रिलेशन चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, मैंने यहां से सीधा इधर लैम्डा डैश को लैम्डा से डिवाइड मार दिया, तो मुझे मिला 144/7r, ठीक है ना, इनटू रेसिप्रोकल कर दो 5r/36, सही है। r से r कट गया, 36 1 जा 36, 3 4 12, तो 4 हो गया। तो आपका लैम्डा डैश मिला 20/7 इंटू लैम्डा। आपको लैम्डा डैश मिलता है 20/7 इंटू लैम्डा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? इज दिस ओके टू यू ऑल? क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है मेरे बच्चों? क्या यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? एक बार मुझे यस सर बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सक्षम, कृष्णा कैसे है सर? सक्षम, रिमेंबर मी सर।
भाई मैं अपने बच्चों को भूल नहीं सकता यार, तुम लोग जरूर भूल जाते होगे, लेकिन मैं नहीं भूल सकता जिन जिन को पढ़ाया है मैंने, जिसने मुझसे पढ़ा है, ठीक है ना। अभी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब हम बातचीत जरूर करेंगे उस चीज के बारे में भी, है ना। मुझे आप ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। देखिए 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 2016 का क्वेश्चन है ये। बोलो मेरे बच्चों। नीट एग्जाम, यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड सर, हैट्स ऑफ। हाँ यार, करना तो पड़ेगा ना। सुब्रनील सर मुझे भूला नहीं है ना? नहीं भाई, मैं तुझे भूला नहीं हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे भैया। ये इसका सोल्यूशन भी है, ठीक है ना, तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 में जो आया हुआ है, तो नीट 2017 में इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। अब यहां पर थोड़ा सा ये बात समझने की होती है कि ये लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है। लास्ट लाइन का मतलब ये होता है कि यार वहां पर आपका, आप जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको उस ऑर्बिट से, उसके ग्राउंड स्टेट से आप इंफिनाइट वाले ऑर्बिट तक भेज रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर यहां पर इस केस में N2 जो होना चाहिए वो इंफिनिटी होना चाहिए। देखिए लास्ट लाइन वाले केस में N2 इंफिनिटी होता है, और फर्स्ट लाइन वाले केस में अगर N1 4 है तो N2 5 होगा, राइट? ये याद रखना। मतलब फर्स्ट लाइन वाले में नेक्स्ट ऑर्बिट, लास्ट लाइन वाले में N2 इनफाइनाइट। गॉट इट गाइस? तो 1/लैम्डा, अब देखिए क्या है, बामर का पूछ रहा है, तो ये तो R होगा। अगर आप सीरीज के अकॉर्डिंग देखोगे तो लेमन बामर पाशियन ब्रैकेट फंड, ठीक है ना, ये हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो पहले आपका लेमन आ रहा है, फिर उसके बाद बामर आ रहा है। तो बामर वाले के लिए आपका N1 जो है वो 2 आना चाहिए, राइट बच्चा पार्टी? सो 1/2² माइनस N2 तो आपका इंफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब 1/लैम्डा बामर जो आया वो R/4 आया, राइट? आपसे तो रेशियो पूछता है, तो लैम्डा बामर आया आपका 4/R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जी सर। अब नेक्स्ट पार्ट में ये क्या बोल रहा है हमसे, सर 1/लैम्डा, अब ये बामर हो गया, अब लेमन की बात कर रहा है, तो उसके लिए N1 तो 1 ही होता है, बाकी ये आपका इंफिनिटी हो गया। तो 1/λL आपका R हो गया, तो लैम्डा L आपका 1/R हो गया। और आपसे लैम्डा B/λL पूछ रहा है, तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस आप करेंगे तो ये क्या आएगा, 4/R डिवाइडेड बाई 1/R। R से R काटो, आंसर आया आपका 4:1। So this is your correct answer, and I hope this is very clear to you all. Sir, you are putting day and night here. We appreciate your efforts. Cheers to you. धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और दोस्तों के साथ फैलाना पड़ेगा, और सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन को देख सके। यस बच्चा पहाड़ी, क्या मेरी बात आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? ठीक है ना? तो एक तो ये कहानी हो गई हमारी। वील मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। बोल रहा है सर, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट is excited by a monochromatic radiation of इतना wavelength. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be, लैम्डा दे रखा है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ रहा है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट से आपने इसको एक्साइट किया है। पहले आप ये देखो कि जब सर आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो बेटा, पहले हम पढ़ाई कर ले, फिर रिप्लाई भी खेल लेंगे, है ना। उसके लिए हम अलग अलग से सेशन लेकर आएंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले हम पढ़ाई खेलते हैं, है ना। हाँ
तो आप ध्यान से देखो भाई, जब आपने उसको इतना वेवलेंथ दिया तो एनर्जी कितना आया, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। जब इसको मैं करता हूं तो ये आता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी आता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा जो है वो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका ऐसा आएगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से भी डिवाइड मारेंगे, राइट बच्चा पार्टी। अब इसको जब हम देखते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है 6.6 इंटू 3 माने 19.8 डिवाइडेड बाई 975, जो भी आएगा उसको 1.6 से और डिवाइड मारो तो ये लगभग लगभग मेरा आ रहा है 0.0126 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8 तो कितना हो गया -26 प्लस 10 -16, ठीक है ना, -16 प्लस 19 तो 3, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, राइट बच्चा पार्टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। वैसे 12.6 नहीं आना चाहिए, कायदे से अगर देखा जाए तो ये 12.75 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख लेना 6.634 करेंगे तो फिर वो उस तरीके से आ जाएगा, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अगर एक्चुअल वैल्यू देखते हैं तो, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो कोई बात नहीं, हम यहां पर लिख लेते हैं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, राइट। इतना एनर्जी, देखिए मैंने क्या कहा था, या एनर्जी वो रेडिएट करेगा या एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने कहा भैया आप बिल्कुल ध्यान से देखो, जब इतना एनर्जी आपने दिया तो ग्राउंड स्टेट से गया था E2 माइनस E1 बराबर आपका ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, राइट बच्चा पार्टी। देखिए आपने क्या किया, इस ऑर्बिट में फेंका, इस ऑर्बिट से, ठीक है ना, तो इतना एनर्जी बचा। तो इस ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट से फेंका गया था, उस जिसमें मतलब फेंका गया उसमें एनर्जी कितना होगा, तो 12.75 प्लस में ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी तो इतना ही होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये मेरे पास लगभग -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये मेरे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा तो अब मैं इजीली n निकाल सकता हूं, क्योंकि आपको n² क्या निकलेगा, देखिए फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, दैट En इज इक्वल्स टू -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n² क्या निकला, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब माइनस से माइनस कटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा, तो n² अप्रोक्सीमेटली यहां पर 16 आ रहा है, मानी n आपका 4 आ गया। इसका मतलब सर आप इसको ग्राउंड स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट में फेंक रहे हैं, ठीक है ना। अब उसने पूछा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड। याद रखना फॉर्मूला है ये, स्पेक्ट्रल लाइंस का जो नंबर होगा, जो ये आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगा मेरे बच्चों, वो आएगा n-1/2, ठीक है ना। तो n कितना है भाई, n आपका 4 है, इंटू 3/2, आंसर कितना आया 6 इज योर फाइनल आंसर। ये आपका एक हिसाब से बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि नीट 2014 में आपसे पूछा गया था। पहले इसने क्या बोला आपसे, बहुत बेसिक सी तो बात है, उसने क्या बोला आपसे कि भैया आपने हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में था उसको कुछ रेडिएशन दिया होगा जिसका वेवलेंथ इतना है, वो अब ग्राउंड स्टेट से एक एक्साइटेड ऑर्बिट में चला गया, ठीक है ना, तो वहां से स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होनेगी। तो हमने पहले ये देखा कि भाई जो आपने रेडिएशन दिया वो एनर्जी कितनी है जो उसको आपको देनी पड़ी। तो ग्राउंड स्टेट में हमने क्या किया, जो जिस ऑर्बिट में गया उसमें से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस करी, उस एनर्जी के बराबर रखा। यहां से मुझे उस ऑर्बिट की एनर्जी पता चल गई जिसमें यह गया है। अब जब उस ऑर्बिट की एनर्जी पता चल गई तो इस फॉर्मूले से मैंने उस ऑर्बिट का नंबर निकाला जो जिस ऑर्बिट में यह गया है, और फिर मैंने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगाया और वहां से मैंने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल ली। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस बच्चे पार्टी, मुझे आप लोग बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों,
ठीक है जी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। मूविंग अहेड, चलिए, ये अलग फॉर्मूले अलग तरीके से भी सॉल्व करें तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है जो हमसे ये पूछ रहा है, बोल रहा है सर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इतना, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर। फटाफट मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताइए। टोटल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यदि 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 टोटल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? राकेश प्रजापति, भाई धीरे धीरे टाइम लगेगा ना यार, अभी तो है ना, अभी आप आए हो तो अभी आपके दोस्त भी आएंगे, अभी आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो और भी बच्चे आएंगे। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में बताइए फटाफट सभी बच्चे, ठीक है ना, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कितनी होगी? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कितनी होगी? बच्चा हमने कल डूल नेचर करा था, आज एटम्स करा है, रोज एक चैप्टर कर रहे हैं, कल न्यूक्लियाई करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर्स, फिर लॉजिक गेट्स, तो मतलब काफी मजे आने वाले, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे अभी तक आप लोगों की तरफ से मिला नहीं है, तो प्लीज मुझे इसका आंसर बताइए। हाँ जी बच्चों, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी है तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जस्ट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, जस्ट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो बच्चे, कि सर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चा पार्टी? तो इसका मतलब अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो आपका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी बन गया, एक हिसाब से 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है मेरे बच्चे? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसी के साइन के साथ डबल हो जाएगा, माने 2 टाइम्स माइनस 3.4 यानी माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर काइनेटिक एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो सर सी इज द करेक्ट आंसर। सर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी बच्चे कहां पे, भाई कहां पे ध्यान है तुम लोगों का? मेरे बच्चों कहां पे ध्यान है तुम लोगों का? यार बेसिक सा क्वेश्चन था, उसका बेसिक सा आंसर आप लोगों ने निकालना था। बोलिए बच्चों, क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नॉट, यस और नॉट बच्चों, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई 2019 में कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है ना। आगे और आएंगे, 21, 22, 23 के भी सब आएंगे, ठीक है ना। अगर आप आगे और देखते हो तो देखिए 18th में क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना। 18 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, होल्ड ऑन, 18 में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए पिछले जैसा ही है, ठीक है ना, पिछले जैसा ही है। अब इसका तो यार आंसर आप दे सकते हो, ठीक है ना, अब इसका तो यार आप आंसर दे सकते हो। हर्ष बेटा क्लास के बीच में पहले हम क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है ना आपके डाउट्स भी जरूर लिए जाएंगे, उसके लिए डाउट सेशंस भी होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, टेंशन मत ले। पहले हम इस क्लास को पूरा करते हैं, है ना। यहां पे जो चीज अभी जरूरी है, मुझे आप ये बताइए कि इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है क्या? इसका आंसर आप दे पाओगे? भाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी पूछ रहा है। हाँ जी बच्चों बताइए, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी पूछ रहा है। सर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी पूछ रहा है। सर आप एक बात बताइए, मैंने जस्ट अभी आपको क्या बोला कि दोनों बराबर है यार, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, क्या यही बोला? और जब इन दोनों का रेशियो करोगे तो क्या ये 1/-1 नहीं हो जाएगा? क्या ये 1:-1 नहीं हो जाएगा? बोलिए भैया, क्या ये 1:-1 नहीं हो जाएगा? बताओ। बेसिक इस फॉर्मूले से आपने देखा 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपने देखा 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीट में जब आप क्वेश्चन के आंसर देखते हो, मतलब जब आप क्वेश्चन देखते हो, तो भाई मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी उठ के आते हैं, तो बहुत ज्यादा इजी है मॉडर्न फिजिक्स तो यार, है ना। अगले सवाल पे चलेंगे बच्चा। अगला सवाल देखिए 2015 में, नीट 2015 का जो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये हमसे बोलता है सर कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी। अब देखिए, जब यहां पर मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में, जब मैं आपको समरी दे रहा था तो मैंने आपको कहा था कि भाई आपसे स्पीड, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, टोटल एनर्जी, आपका क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपसे पूछ रहा होगा, राइट। अब यहां पर इसने हमसे क्या पूछा? थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट में स्पीड बताइए उसकी।
तो अब क्योंकि वो स्पीड पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था हाइड्रोजन के लिए? इट वॉज अल्फा सी बाय एन, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा था अगर किसी और के लिए देखना है तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या कहा था आपसे, किसी और के लिए देखना है तो जेड से मल्टीप्लाई मार दो। चले कोई बात नहीं सर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे बच्चे, तो यार यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/137, बिल्कुल ठीक है सर। सी की वैल्यू इतना हो गया, कौन से ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि एन आपका 3 है और जेड आपका 2 है। आपको नहीं पता होता तो क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है ना, इंटू 2। यहां से अगर आप देखोगे ना तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 2/137 इंटू 10⁻8, या इसको किल लिख लो 200/137 इंटू 10⁻6। राइट है जी, राइट है जी। अगर आप अंदाजा देख पा रहे हो तो ये लगभग 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास आपका आंसर बच रहा है। बताइए मेरे बच्चों, क्या यहां तक ये चीज आपको समझ में आती है? क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हाँ जी बच्चा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, और आपको घर पे सॉल्व भी करना है इसको एक बार फिर से। यस बच्चा पार्टी। यस बच्चों, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों आप लोगों को? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? क्या मैं अपने अगले सवाल पे चल सकता हूं? बहुत बढ़िया, चलिए मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नीट 2015 का सवाल है ये भी, ठीक है ना, जो कि हमसे क्या बोल रहा है कि सर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। अब आप यहां पर देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात बोल रहा है। और सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो कि एनर्जी आपकी मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। यदि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलो या फर्स्ट लाइन बोलो एक ही बात है। आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलो या फर्स्ट लाइन बोल लो एक ही बात है। आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल लो, क्योंकि उस केस में एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, या लास्ट लाइन बोल लो एक ही बात है। आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल लो या फर्स्ट लाइन बोलो एक ही बात है। आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल लो या लास्ट लाइन बोल लो तो एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे यहां पर, यदि आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे यहां पर, तो आपको यहां से कुछ चीजें समझ में आएगी। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला पहले लेमन का, ठीक है ना, फिर बाद में बामर का। सो 1/λ लेमन बराबर R, लेमन के लिए N1 1 होता है, N2 आपका 2 हो जाएगा। सही है बच्चा? तो ये हो जाएगा आपका R 1 - 1/4, विच इज बेसिकली 4 - 1 3R/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो लैम्डा लेमन क्या मिला मुझे? 4/3R। लैम्डा लेमन क्या मिला मुझे? 4/3R। ये क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। अब मैं बामर की बात कर लेता हूं। सो 1/λ बामर बराबर R, इसके लिए N1 2 है, इसके लिए N1 2 है, और N2 आपका 3 हो जाएगा। सो 1/λ बामर इज इक्वल्स टू R 1/4 - 1/9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1/4 - 1/9। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो 1/λ बामर इज इक्वल्स टू R, यहां पर आपका 9 4 36 फिर से वही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 9 - 4 5/36। सही है। यहां से आपको मिला लैम्डा बामर इज इक्वल्स टू 36/5R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको लैम्डा लेमन भी मिल गया, आपको लैम्डा बामर भी मिल गया। अब आप बस डिवाइड मार दो, लैम्डा लेमन बाय लैम्डा बामर कितना है? 4/3R, बिल्कुल सर, इनटू उल्टा मार दो 5R/36। सही है। 4 से गया 9, R से गया R, आंसर मिला 5:27। आंसर मिला 5:27। बोलो ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया आप लोगों को? बोलो ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया आप लोगों को? क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस और नॉट बच्चा पार्टी? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हाँ जी बच्चों, क्या ये चीज आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस बच्चों।
बताइए बच्चा पार्टी, क्लियर है कहानी यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नीट 2016 का ये सवाल है हमारा, ठीक है ना। अब यहां पर बोल रहा है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद an undefined velocity bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m as। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये बात पता ही चल गई थी, मैंने बता दिया था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी आपका क्या हो जाएगा, k Ze इंटू 2e बाय आपका r नॉट, राइट बच्चा पार्टी। तो अगर r नॉट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4k Ze स्क्वायर बाय जय माता दी बाय एम वी स्क्वायर। तो आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, राइट बच्चा पार्टी। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए, और सीधा सीधा इसके ऊपर देखो 2016 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपने कर लिया। क्या किया यहां पर, क्या किया यहां पर, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट मार दिया आपने, सीधा सीधा यहां पर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट मार दिया। बोलो बच्चों, क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस और नॉट बच्चा पार्टी? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? से यस एवरीबॉडी, से यस एवरीबॉडी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। 2016 का ही क्वेश्चन है ये। बोल रहा है सर गिवन द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज इतना, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज इतना, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। वेव नंबर लास्ट लाइन का पूछ रहा है, वेव नंबर बोले तो 1/λ पूछ रहा है, ठीक है ना। आर होता है बामर के लिए, देखिए बामर के लिए क्योंकि पहले लेमन आएगा फिर बामर आएगा, तो इसके लिए n1 आपका 2 हो जाएगा, तो n1 का ये हो जाएगा, और लास्ट लाइन के लिए n2 आपका इंफिनिटी ही होता है, ठीक है ना। सो 1/λ आपका मिला मुझे r/4, which simply means r की जगह ये वैल्यू डल गई which is given already, तो ये 1/4 इंटू 10 की पावर 7 which is 0.25 इंटू 10 की पावर 7, तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी गिवन है। 1/λ है तो इसलिए पर मीटर, 1/λ है तो इसलिए पर मीटर। बोलो यहां समझ में आया आपको? क्या ये चीज, क्या ये बात आप सभी बच्चों के दिमाग में घुसती है? क्या ये चीज समझ में आया कि हमने किस तरीके से कैसे करा इसको? से यस बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बताइए बच्चा पार्टी, क्या यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों को समझ में आती है? यस और नॉट बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा हमसे, नीट 2020 का, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। इनमें से बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है, बताइए मुझे जरा। इसमें से बोहर मॉडल जो है किसके लिए वैलिड नहीं है? सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ड्यूट्रॉन एटम, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, या हाइड्रोजन एटम। इन सब में से बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन? यदि आपको पता हो उसकी लिमिटेशन में, तो उसने कहा था कि बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पर सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम्स के पास जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम्स हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज नॉट वैलिड फॉर सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम्स। बताओ कौन से साल में पूछा गया ये आपसे क्वेश्चन? नीट 2020 में। कौन से साल में? नीट 2020 में। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा, एनसीईआरटी की लाइन है ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो हमसे नीट 2020 में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए यस और नॉट बच्चे पाड़ी, यस और नॉट बच्चे पाड़ी। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है सबको?
शैल वी मूव ऑन? चले अगले सवाल पे चलेंगे बच्चा। नीट 2020 का ही अगला सवाल है हमारे पास, जो कि हमसे क्या बोल रहा है कि सर द total energy of an electron in the nth stationary orbit of hydrogen atom can be obtained by। भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड यार। टोटल एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट इज -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ ये फॉर्मूले पे अभी हमने पीवाईक्यूज में कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, हां या ना? तो ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला का सवाल पूछ, मतलब सीधा फॉर्मूला पूछ लिया इसने एक हिसाब से। आपने अभी तक देखा होगा, कल चाहे आप डुअल नेचर कर रहे थे, आज चाहे आप एटम्स कर रहे हैं, कल चाहे आप न्यूक्लियाई कर रहे होंगे, जस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार बेसिक सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। राइट बच्चा पार्टी? अब देखो एक टॉपिक था जो आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा था, जो डिलीटेड था आपका, विच वाज लॉजिक गेट्स। ठीक है ना? कल न्यूक्लियाई, परसों सेमीकंडक्टर्स और उसके बाद उसके अगले दिन लॉजिक गेट्स। तो यार जो डिलीटेड पोर्शंस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। यानी लॉजिक गेट्स को मैं पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूंगा आपको, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करेंगे। गॉट इट गाइस? तो यार ऐसे कुछ कुछ जो सेक्शंस है जिसके अंदर कुछ डिलीटेड पोर्शंस है उसको आप बिल्कुल मिस ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 12th में आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो, लेकिन हो भी सकता है कि आपने डिलीटेड पोर्शन पर ज्यादा फोकस ना करा हो। गॉट इट गाइस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि ये 2022 का सवाल है। ठीक है ना? पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पूछ रहा है कि लेट T1 एंड T2 बी दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर फर्स्ट और सेकेंड एक्साइट, याद रखना पहली बात आप यहां पर दिमाग लगाएंगे, उसने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है बच्चा कि n आपका 2 है। ठीक है ना? मानी सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है। और फिर वो बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो दिमाग में पहले ही आपने लिख दिया कि सर यहां पर n आपका 3 है। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द रेशियो ऑफ T1 is to T2। तो आप ध्यान से देखिएगा T1 is to T2 का क्या होगा। अब यहां पर आप एक चीज बताइए यहां पर आप एक चीज बताइए, इफ इट इज पॉसिबल, तो एनर्जी जो है आपने अभी क्या बोला, -13.6 बाय एन स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी? यही तो लिखा। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना? अगर मैं E1 बाई E2 कर लूं तो क्या ये मेरा N2 बाय N1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताइए मेरे बच्चों, बताइए मेरे बच्चों, अगर मैं E1 बाई E2 कर लूं तो क्या ये N2 बाय N1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? है ना बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं E1 देखो T1 है और E2 T2 है, तो इधर से N2 बाय N1 स्क्वायर, N2 क्या है मेरे बच्चे? थर्ड, N1 क्या है? 2, तो 3 बाय 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये? बोलो मेरे बच्चों, यानी ये 9/4 नहीं हो जाएगा? क्या आप इसका आंसर ये नहीं लिख दोगे? बताइए बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस और नॉट बच्चा पार्टी? मानी आप देखो, अगर ऐसे में कंफ्यूजन होती है तो आप सीधा फॉर्मूला डाल दो ऐसे। देखिए T1 बराबर -13.6 बाय 2 स्क्वायर और T2 बराबर -13.6 बाय 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब दोनों को डिवाइड मार दो तो आपका 9/4 आ जाएगा। बस अब दोनों को डिवाइड मार दो तो आपका 9:4 आ जाएगा। बताइए बच्चों, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? हमें तो यार ऐसा करना है ना कि जब नीट का पेपर लिख रहे हो ना, जब 5 मई को पेपर लिख रहे हो ना, तो हमें यह चीज समझ में आए कि यार हमने वहां जो क्वेश्चंस करे थे वहां से हमारे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, इजीली हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ऐसा करना है। सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं कराने मैंने आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट एज वेल। राइट बच्चा पार्टी? बस थोड़ा सा एक होता है ना, मैं वेट कर रहा हूं कि कुछ थोड़े से बच्चे हमारे साथ और जुड़ जाए, तो बस फिर उसके बाद आप ये समझ लो कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आ रहा होगा। गॉट इट गाइस? तो जितना ज्यादा आप हो सके ना कंसिस्टेंट रहिएगा। देखिए व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। आप एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बच्चे आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर, जरा आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड होल्ड करिएगा बच्चा। हाँ, तो यहां पर यार एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप लोग को कि एक बच्चा ए है, ठीक है ना, और एक बी बच्चा है। पहले भी काफी बार बता चुका हूं।
यहां पर ये जो ए बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी अभी, क्योंकि आज हमारा 3 अप्रैल है, तो 30 दिन के आसपास का टाइम है, ठीक है ना, तो 30 दिन का हम टारगेट लेके चलते, 30 दिन की बात लेके चलते। ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। ये 30 डेज तक, ये बच्चा 30 डेज तक रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, 10 घंटे की डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है। मानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुल मिला के कुछ 300 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, कुछ 300 घंटे की पढ़ाई कर रहा है आपका, ठीक है ना, 30 दिन में। भाई 30 × 10 तो 300 ही होता है ना, बोलो है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सही है सर। अब ये बी बच्चा है, ये क्या करता है, शुरुआत करता है आज से, और आज क्योंकि बहुत जोश में है तो 15 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले दिन थोड़ा सा जोश कम हो गया तो 12 घंटे की पढ़ाई करी, फिर अगले दिन 10 घंटे की पढ़ाई करी, बोला 3 दिन बहुत पढ़ लिया, अब इसने 2 दिन की छुट्टी ले ली, ठीक है ना। और फिर उसके बाद छुट्टी लेने के बाद क्योंकि इसका जोश नहीं बैठ रहा था तो इस सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई कर, फिर 4 की कर ली, फिर 12 कर ली, फिर 14 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद इसने जो है ना फिर 2 दिन की छुट्टी मार ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, चलो ऐसा 10 मान लेते हैं। यहां पर 10 दिन में अगर आप देखोगे तो आपको किसका टाइम टेबल ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा है, इसका कि इसका? इसको अपना टाइम टेबल ज्यादा एग्जॉस्टेड लगेगा, लेकिन इसके घंटे कैलकुलेट मार लो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई ऐसा भी कर लूं तो 15 12 और 10, ठीक है ना, विच इज कितना, 10 20 30 37 41 46 50 60 70 72, राइट बच्चा पार्टी? मतलब ये डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ रहा था, 8 घंटे की नींद ले रहा था, और उसके बाद जो है ना बहुत सारी टाइम इसको और मिल रहा था, फिजिकल वर्कआउट भी कर रहा था, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा था, और डेली बेसिस पे 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये 15 घंटे भी पहुंच गया, 14 आवर्स भी पहुंच गया, बट स्टिल इसका आवर 72 है और इसका 100 घंटा है, इसका 100 घंटा है 10 दिन में। यानी ये अगर आप देखोगे तो ये 7 या 21 216 घंटे पढ़ पा रहा है, 84 आवर्स कम पढ़ा ये। जबकि बी वाले को अपना टाइम टेबल ज्यादा एग्जॉस्टिव लगेगा, बी वाले को लगेगा यार मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 15 घंटे को चूज करता है, ठीक है ना। ये वो नहीं देख पा रहा कि भाई एक दिन ये 4 भी पढ़ रहा था, 5 भी पढ़ रहा था, 2 दिन की छुट्टी भी ले रहा था, 1 दिन की छुट्टी और भी ले रहा था, तो अगर उसमें आपने 2-3 दिन थोड़े से ज्यादा पढ़ लिया तो कुछ नहीं हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट मैनर में, कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे एक जो टाइम सेट है आपका ना, उस टाइम तक की पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, देन यू आर फ्री। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या सोचा कि यार मुझे रोज क्लास लेनी है, ठीक है ना, तो फिर वहां पर मैंने देखा सैटरडे संडे की चलो ऑफ रख लेते हैं। देन आई रियलाइज कि यार डेली बेसिस पे 2-2.5 घंटा पढ़ाने से बेटर है कि सैटरडे संडे भी पढ़ा देता हूं और 1.5 घंटे के आसपास की एक क्लास रख लेते, 1.25 घंटे के आसपास की एक क्लास रख लेते। इसके साथ क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी, टाइमिंग फिक्स होगा कि भैया इस टाइम पे हमारी क्लास चल रही है, ये हमारी कहानी। आई होप दिस इज ओके विद यू ऑल। तो मेरे को ये चीज, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कंसिस्टेंसी जरूरी है, इंस्टेड ऑफ एक दिन में खुद को एग्जॉस्ट करके अगले दिन कुछ भी ना करना, राइट। इससे बेटर तो ये कि कल 5 घंटे पढ़ाई करनी है और आज कुछ नहीं करना है, तो इससे बेटर ये 2.5 घंटे कर लो यार, आपको फ्री भी फील होगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं बैठेगा। 30 दिन का टाइम है भाई, फोकस करना है ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू गाइस, ठीक है ना, मैं हमेशा आपके लिए सामने खड़ा। राइट बच्चा पार्टी, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया 2016। वैसे देखो ये एक्सरे है, एक्सरे तो डिलीटेड है, बट स्टिल क्या है कि क्वेश्चन इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहे सर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा fall on the target in X-ray tube. The cutoff wavelength of the emitted X-ray is what? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका h/p होता है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका h/p होता है, यस और नॉट बच्चा पार्टी। लैम्डा p आपका p क्या हो गया, h/लैम्डा हो गया, p क्या हो गया, h/लैम्डा हो गया, ठीक है ना। अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका p²/2m होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, है ना, यस और नॉट बच्चा पार्टी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर p की जगह h/लैम्डा डाल दूं तो यहां पर h/लैम्डा का होल स्क्वायर बाई 2m भी डाल सकता हूं, जो आ जाएगा h²/2m लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, यस और नॉट बच्चे पार्टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और एनर्जी की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, hc/लैम्डा नॉट डाल सकता हूं। एक h से एक h कट जाएगा, मुझे क्या चाहिए बेसिकली, लैम्डा नॉट चाहिए, तो लैम्डा नॉट को सामने डिवाइड मारो, इसको उधर भेजो,
2mc लैम्डा स्क्वायर बाई एच। बोलो बच्चे, क्या बात समझ में आ गई? बेसिक सा फॉर्मूला था, ये बोर्ड्स का लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में भी मैंने आपको कराया था, ये बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है। कौन से साल में पूछा इस क्वेश्चन को इन्होंने? कौन से साल में पूछा इस क्वेश्चन को इन्होंने? 2016 में, मतलब पहले पूछा था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ज्यादा फोकस क्या करना मैं आपको बताता हूं। यूजुअली जो ट्रेंड मैंने देखा है वो ये है कि जेई मेंस की जो पीवाईक्यूज है ना, वो कुछ सालों बाद नीट में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। तो आप नीट के जो पीवाईक्यूज है, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत आसान लगे, आपको लगे अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो सब बन पा रहे हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, जब किसी बच्चे को समझ में नहीं आए ना कि मैं क्या करूं, तो आप नीट के पीवाईक्यूज लगा लो, साथ ही साथ में आप जेई मेंस की भी पीवाईक्यूज लगा लो। आप पहले नीट के पीवाईक्यूज लगा लो, फिर उसके साथ साथ आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो, तो वहां से आपके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन पाएंगे, वहां से आपका और अच्छा अप्रोच बनता जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओहो, सो क्वेश्चन इतने ही थे मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये आप लोगों ने कर लिए होंगे, ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। गॉट इट गाइस? अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो कुछ दिनों बाद मैं एप्लीकेशन पर आऊंगा, ठीक है ना, और एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूँ, तो वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या फायदा है, कुछ हमने ऐसा सिस्टम करा है पीछे से बैकएंड पे कि क्लास से पहले आप प्री क्लास एक्टिविटी देख सकते हैं, और मतलब जैसे अगर मान लो एटम्स का आपको चैप्टर आपने खुद से पढ़ लिया, तो क्लास से पहले आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, क्लास के बीच में आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, और क्लास के बाद फिर आपको पोस्ट क्लास वर्क असाइनमेंट मिलेगा, फिर आप उसको खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि क्लास से पहले आपका क्या लेवल था, क्लास के बीच में आपका क्या लेवल था, और क्लास के बाद में आपका क्या लेवल है, ठीक है ना। साथ ही साथ में आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि यार टेलीग्राम चैनल, आप डिस्क्रिप्शन में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और बस आज की क्लास में भाई ज्यादा करनी थी, बट क्वेश्चंस जो है शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को मतलब मेरी स्पीड मैंने तेजी से पढ़ा दिया आपको क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गॉट इट गाइस? अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करें। कल मिलेंगे न्यूक्लियाई 1 बजे शार्प, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।